भविष्य। इन 3 बातों के खाली एक एक पहलू मैं आगे बढ़ूंगी, जिसमें सबसे पहले हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। आओ विचारे आज मिलकर हम कौन, ये सभी जानते हैं कि हम कौन थे। और आज इस 100 वर्ष पहले मैत्री संस्कृति ने भी लिखा, उस समय रामायण से राम से कृष्ण के बीच का समय, एक तरफ राम जी का जन्म था और अंत जो समापन होता है कृष्ण। तो राम और कृष्ण में भी बहुत फर्क। राम मर्यादावादी पुरुषोत्तम राम है जो सत्य और नैतिकता के प्रतीक है, और कृष्ण छलिया। लेकिन कृष्ण की यहाँ पे भी कर्म प्रथा। तो ये समय की जो मांग, इस समय में हम देखते हैं कि बहुत कुछ ऐसा है जो बदला। दूसरी बात मैं ये कहूँगी विद्या की क्षेत्र, क्योंकि भारत भारती में काफी चर्चा हो चुकी है, और भारत भारती एक ऐसा खंड काव्य, ऐसा काव्य है जिसमें पूरे इतिहास को या पूरे एक से कहा जाए पूरे समाज के एक छोटे से छोटे पहलू उन्होंने बड़ी ही बारीकी से देखा, और उसमें बार बार उन्होंने वर्तमान में जीते समय अतीत को लेकर किस तरह से हम कुछ सीख कर आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में उन्होंने। विद्या बिना अब देख लो हम दुष्टों के दास है, तो मनुष्य इनको रहते मनुष्यता के बाद गाए तथा बाए सदा सहचर हमारे ज्ञान, गाए तथा बाए सदा सहचर हमारे ज्ञान है। अविचार अंधाचार है, विचार आज हम लोग कहते हैं कि किसी भी देश की तरक्की के शिक्षा बहुत बड़ा मायने। शिक्षा ज्ञान, शिक्षा का मतलब ये होता है ज्ञान का विस्तार। लेकिन सबसे दुख की बात ये कहनी पड़ती है आज के समय में कि आज हम शिक्षा का या ज्ञान का विस्तार नहीं, संकुचन करते। तकनीकी वैज्ञानिकी अगर देखा जाए तो ऊपरी तरह से हम लोगों ने काफी तरक्की की, हमने बहुत से विद्यार्थी के आयात की, सब कुछ की, लेकिन उस विज्ञान का प्रयोग हमने सदिच्छा या सदुपयोग नहीं। बड़े बड़े जो साइबर क्राइम, उस ज्ञान का मिसयूज। हिंदू समाज कुरीतियों का केंद्र जा सकता था, ध्रुव धर्म पथ में कुप्रथा का जाल सा है बिछड़ा। सुविचार के साम्राज्य में कुविचार की अवक्रांति है, सर्वत्र पद पद पर हमारी प्रकट होती। तो ज्यादा कुछ अगर कहने के लिए अब बस सबसे बड़ी बात समय सीमा है, और दूसरी बात है कि ये अलग परंपरा कि जो वक्ता है उनके पहले मैं आगे पाठ कर रही हूँ, इसीलिए मैं सबको धन्यवाद देते हुए खाली एक ही बात कहना चाहूंगी कि जिस 75 वर्ष को हम मनाने जा रहे हैं, और ये जो हम भारत भारतीय प्रतीक की बात करते हैं, तो ये खाली बातें करने से 4 दिन बातें करें, 4 दिन के बाद में उसको भूल जाए। जीवन को अगर सफल बनाना है, या व्यक्ति, हम भारतीय हैं, हम व्यक्ति हैं, तो उसमें अगर जीवन एक नैतिक मूल्य को बचाने में पूरा जीवन मनुष्य का खप जाए, तो वो भारतीय होने का परिचय हम अपने पे उन अवगुणों को दूर करके भी कर सकते हैं, जिनकी की हम चर्चा करते हैं लेकिन अपने अमल नहीं। धन्यवाद। सभागार में उपस्थित मेरे गुरुवर और श्रोतागण, विद्यार्थीगण, आप सभी को बीते हमने प्रेमचंद जयंती मनाई, उसके लिए भी शुभकामनाएं। मैत्री शरण गुप्त की जयंती मनाई, उसके लिए भी शुभकामनाएं। और अभी स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, उसके लिए भी शुभकामनाएं पहले से। तो सबसे पहली चीज कि आज जो है पिछले 2 दिन से हम भारत भारती और पथिक पर बहुत सारी बातें की, तो
अर्थ नहीं है। तो मेरा जो विषय है नव औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में भारत भारती। जब भारत भारती लिखी गई उस समय हमारा देश गुलाम था, उपनिवेश था वो, लेकिन अब जो है हम नव औपनिवेशिक दौर में आ गए हैं, जहां पर हम आजाद तो कहते हैं परंतु पूर्णतः आजाद नहीं है, क्योंकि हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से गुलाम हैं। आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम तो सुना ही होगा, वो एक्चुअली में भारत की कंपनी है। उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। और वो उन्होंने जब ये आजादी हमारी जब होने वाली थी उसके लगभग 15 साल पहले से ही तय थी कि हमें आजादी मिलनी है, क्योंकि जिनके अंडर में हम गुलाम थे उन लोगों के ऊपर भी बहुत भार चढ़ रहा था कि वो कैसे इन सारी चीजों को देखेंगे। तो ऐसे में ये तय हो रहा था, जैसे प्रेमचंद जी का मोह भंग 1922 में तो लगभग देखने को मिलता ही है कि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर हमारे पड़ोसी देश में चले जाए पाकिस्तान यूनिलीवर, भूटान यूनिलीवर आपको देखने को मिलता है। तो आज हमें ये धीरे धीरे जो बाजारवाद का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है उसमें भी आप देखिए तो हमें जिन चीजों की जरूरत नहीं है उसकी जरूरत पैदा की जा रही है। और मैथिली शरण गुप्त ने बहुत पहले ही कहा था अपने भारत भारती में, वो मेड इन के बाद बस इंडिया ही सब करे, लेकिन आज हुआ तो है परंतु इंडिया का नहीं है, बस इंडिया का लेवल चिपकाया गया है। तो हमारे जो रचनाकार है उन्होंने वो अपने युग के प्रति बहुत ही ईमानदार थे, और जो रचनाकार अपने युग के प्रति ईमानदार होता है वही अमर होता है। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचना में जो चीख कर भारत के भविष्य के गौरवशाली अतीत की बात की थी और वर्तमान की जो अवसादग्रस्त स्थितियां थी उसकी बात की, और भविष्य के प्रति बहुत ही आशावादी नजरिए से उन्होंने हमारे सामने कुछ रखा था कि हमें जो है आगे भारत को एक राष्ट्र के रूप में बने रहने के लिए एकता, भाईचारगी, स्नेह और समानता की भावना को लेकर ही चलना होगा, तभी हम भारत को एक राष्ट्र के रूप में बनाए रख सकते हैं। मैं अपनी बात को थोड़ी देर में ही खत्म कर दूंगी कि भविष्य खंड में गुप्त जी कहते हैं, भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए, हे देव वह अपनी दया फिर एक बार दिखाइए। कवि जो है बहुत ही आशावादी नजरिए से हम भारतीयों और ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि फिर से हमारे भारत को देवभूमि, वो संसार का सिरमौर बनाने की कृपा कीजिए, और वो सिर्फ भगवान की कृपा से नहीं होगी, हमारे कर्मों से होगी। मैं अपनी बात एक पंक्ति गुप्त जी की ही पंक्ति के साथ खत्म करूंगी। हे भाइयों सोए बहु अब तो उठो जागो अहो, देखो जरा अपनी दशा आलस्य को त्यागो अहो। धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत मंच पर तथा सभा में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम है। सभा में उपस्थित सभी गुणीजनों, विद्वानों, मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों का अभिवादन करते हुए मैं अपना वक्तव्य आरंभ करती हूँ। मेरा शीर्षक है पथिक एवं निष्काम कर्म का संदेश। भारत वो पुण्य भूमि है जहाँ रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण प्रेम में रमकर वो गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। नजरुल इस्लाम क्षमा संगीतों की रचना करते हैं। अमिर खुसरो और तानसेन की रचनाओं में सूफीपन और भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग रागिनियों का अतुलनीय सम्मिश्रण मिलता है। यदि तुच्छ स्वार्थों को भूलकर हम विवेक से काम लें तो कौन विदेशी शक्ति हमें लड़ा सकता है। अगर हम अपने चरित्र के सारे अंतर्विरोध हम समाप्त कर सकते हैं, अगर हम अपने कर्तव्य के प्रति सचेतन हो सके। कर्तव्य बोध हमें हमारे अधिकारों की सीमा से भी वाकिफ कराता है और साथ ही यही बोध हमें कृतज्ञता बोध का संचार भी करता है। जब हम स्वार्थ, अंधता, अहंकार, ईर्ष्या, हिंसा, क्रोध आदि में डूबकर अपने मानव होने की मर्यादा का उल्लंघन कर बैठते हैं, तब हमें जीवन में मिले उपकारों को याद करना चाहिए और तब हमें ये ज्ञात होता है कि हम कितने किए हैं और हम शायद इससे लज्जित हो जाए। हम लेते हुए हिसाब करना भूल जाते हैं पर जब देते हैं तब पाई पाई गिन लेते हैं। प्रकृति के माध्यम से राम गणेश त्रिपाठी हमें निस्वार्थ निरत कर्म का संदेश देते हैं। जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत है। ध्रुव है एक ना एक सभी को, सबके निश्चित व्रत है। जीवन भर आता सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। जब नदी, पक्षी, वायु, पौधे, सूरज, चंद्रमा निष्क्रिय नहीं रहते, तब अमित बल बुद्धि के स्वामी होकर मनुष्य का उद्देश्यहीन, कर्महीन जीवन बिताना
क्या लज्जा की बात नहीं? अगर हम यह सोचते हैं कि हमारे ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं, तो ये हमारा भ्रम मात्र है। प्रत्येक मनुष्य पर पहला देश जाति का हक है। सच्चाई तो यह है कि वतन का कर्ज कभी उतारा ही नहीं जा सकता, लेकिन लोक सेवा के माध्यम से हम संभवतः मानव जीवन जीने का ऋण थोड़ा बहुत चुका सकते हैं। मानव मात्र सभी सार्थक एवं अमर हो सकता है जब कल तुम्हारा धर्म अटल हो, कल तुम्हारी भाषा हो, सकल ही मृत्यु तुम्हारे जीवन की अभिलाषा। इसी सिलसिले में राष्ट्रीयता और देशभक्ति के भेद को समझना भी आवश्यक है। राष्ट्रीयता उग्र रूप धारण कर सकती है क्योंकि वो सियासत की बात है, लेकिन देशभक्ति हमेशा कोमल एवं विवेक संपन्न होती है। यहाँ सियासत की अहमियत कम और लोकहित की महत्ता अधिक होती है, और इसीलिए जब मदर टेरेसा हमारे देश में आती है, लोक सेवा की भावना लेकर, हम कोई उन्हें गद्दार या ट्रेटर नाम नहीं दे सकते। गांधी जी इसीलिए नेहरू, पटेल, नेताजी से भी अधिक सम्मानित, प्रिय और महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने शत्रु के प्रति भी अहिंसा का भाव अपनाया था। भौतिक सुखों का त्याग कर मानव यदि आत्मिक सुख को जीवन का लक्ष्य बना ले, तो समग्र विश्व में शांति का वातावरण हो। रामनरी त्रिपाठी यात्रारत रहने की भावना से हमें सदा कर्मरत रहने की तथा शिक्षा और दीक्षारत रहने की प्रेरणा देते हैं। इसी तरह व्यक्ति का अनुभव क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र और बोध क्षेत्र उदार और विकसित हो सकता है। उसने घूम घूम कर घर घर सबकी विविध व्यथाएं देखी, संग्रह की सतत को अगणित कष्ट कथाएं। निष्ठुर शासक इसी सत्य को सबसे छिपा लेना चाहते हैं। वो नहीं दिखाना चाहते कि उनकी निष्ठुरता क्या है और जनता की व्यथा क्या है। यहाँ मैं थोड़ी सी महाकाव्यों की परंपरा की बात कहना चाहूंगी। चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, हम लोग हमेशा देखते हैं वहां पे स्थानांतरण, विस्थापन या यात्रा करने की घटनाएं आती हैं। मूल चरित्र चाहे वो राम हो या होमर द्वारा रचित इलियड या ओडिसी, इन सब में ये प्रक्रिया बिल्कुल मिलती है कि कोई यात्रा कर रहा है या विस्थापन है। यहाँ तक कि अगर हम लोग कृष्ण की बात करें तो कृष्ण भी गोकुल से मथुरा और मथुरा से फिर द्वारिका जाते हैं। मोहम्मद हजरत को भी अपने स्थान का परिवर्तन करना पड़ा। यानी जब ये स्थान परिवर्तन होता है, इसके साथ एक फिलोसफी यानी कि एक फलसफा भी जुड़ा है कि यहाँ इंसान अपना विस्तार करता है, वो अपने उसका एक्सपोजर होता है। तो जब भी उस इंसान का एक्सपोजर होता है, उसका ज्ञान वर्धन होता है और वो उदार होता चलता है। तो हम लोग इसी तरह से देखते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ आध्यात्मिक रूप से इंसान उन्नत हो जाता है, और साथ ही साथ भौगोलिक विविधताओं से हमारा परिचय कराना भी इन महान कवियों का उद्देश्य होता था। प्रकृति हमें सबसे अधिक ये सिखाती है कि अनेकता में एकता क्या है। पेड़ है लेकिन एक तरह का पेड़ कभी नहीं मिलता, फूल है लेकिन एक तरह के फूल हमें नहीं मिलते, और यहीं से हम देखते हैं कि विविधता क्या है, लेकिन उसमें भी एक अनंत शक्ति है जो हमेशा कार्यरत रहती है। भारतीय संस्कृति की यही सहिष्णुता सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है कि प्रेम की भांति यह सर झुकाकर आक्रामक संस्कृतियों को भी अपने ऊपर से गुजर जाने देती है और पुनः अपने स्वरूप में सशक्त होकर वापस आती है। यही वजह है कि आज भी भारतीय संस्कृति इतने आक्रमणों के बावजूद बिल्कुल टिकी हुई है, और भारत में दूसरी जो संस्कृतियां हैं वो भी बिल्कुल बदस्तूर मौजूद है। शुक्रिया। अन्य बातें हैं, यानी कि खातरनीय हमारे बातें हैं जिसको खाकर हम जीवित रहते हैं, उनके बिना हम जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उन्हीं किसानों की जो दुर्गति ब्रिटिश उपनिवेशकालीन जो दौर में हुआ था, उसी विषय पर मैंने भारत भारती का जो कविता है कृषि और कृषक, उसमें से कुछ बिंदुओं को मैंने उठाया है। समय बहुत कम है, इसलिए मैं उन बिंदुओं को पढ़ते हुए अपने बात को यहाँ पर रखना चाहूंगी। हमारा जो भारतवर्ष है, हम सबको पता है, ये प्राचीन समय से ही विश्व प्रसिद्ध रहा है अपनी कृषि कार्य के लिए। ये विश्व प्रसिद्ध देश है, कृषि प्रधान देश माना जाता है। और जब ब्रिटिश यहाँ पर आए थे, उससे पहले हमारा जो भारतवर्ष है वो वहाँ के जो किसान थे, जो कृषि व्यवस्था थी, वो पूरी तरह से स्वतंत्र थी। लेकिन जब हमारे यहाँ की जो संपत्ति है, यहाँ की जो यहाँ की जो हमारे यहाँ की जो कच्चे माल यहाँ पे जो प्राप्त होते थे कृषि क्षेत्र में, उसी से आकर्षित होकर कई विदेशी कंपनियां हमारे देश में आई, और इसी सिलसिले में जो ब्रिटिश थे वे भी आए। जब उन्होंने यहाँ पे देखा यहाँ के जो लोग थे किस तरह से सामंती युग में अभी भी जी रहे हैं और
तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे कि भारत समाज में गुप्त जी ने इसी बात की पुष्टि की है कि हम पहले कैसे थे और अब कैसे हो रहे हैं किसी ब्रिटिश शासन में। कवि लिखते हैं, अब पूर्व किसी अन्य की होती नहीं उत्पत्ति है, पर क्या इसी से अब हमारी घट रही संपत्ति है। यदि अन्य देशों को यहाँ से संपत्ति जाना बंद हो तो देश भी संपन्न हो, प्रजन सारे आनंद है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कवि ने समर्थन किया है हमारे वासियों का कि अगर ब्रिटिश और विदेशी कंपनी अगर हमारे देश से हमारे जो देश की जो संपदा है उसे लूटकर ना ले जाए तो हमारी जो भूखमरी है, हमारे जो किसान लोग भूखे मर रहे थे वे बचेंगे और यहाँ पर जो बंदे यहाँ पर विद्युत है कैसे वो उसका निवारण हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं तीन नीतियों के बारे में बताना चाहूँगी जो ब्रिटिश सरकार ने बनाई है। एक है वो राजस्व यानी कि भूमि से हम सबको पता है हमारा जो भारतवर्ष है उसका जो कृषि प्रधान देश में सीधा अर्थव्यवस्था का संबंध उसके कृषि क्षेत्र से होती है। इसके किसानों से अधिक सारे ध्यान लेने के लिए इन ब्रिटिशों ने जो व्यवस्था की थी उसे हम कहते हैं स्थायी बंदोबस्त, रैयत वाले बंदोबस्त और महान वाले बंदोबस्त। इन तीनों नीतियों के जरिए ब्रिटिशों ने अधिक से अधिक कर वसूला जिसमें जमींदारी का भी यहाँ पर व्यवस्था की गई और जमींदार की कथा स्थायी बंदोबस्त के अंदर आता है और जमींदारों ने ब्रिटिशों ने मिलकर दोहरी शोषण की किसानों का किया है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनी आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर बिहार, बंगाल और उड़ीसा आदि प्रांतों में नील की खेती पर दबाव किया है। जबरदस्ती नील की खेती को करवाते हैं जिससे हमारे देश की जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति में कमी आई है। कभी यहाँ पे लिखते हैं वह उर्वरा भूमि का कम हो गया है, क्यों ना हो, होता नहीं कुछ, यत्न उसका, यत्न कैसे कहो, यत्न कैसे हो कहो, करते नहीं कष्ट परिश्रम और मैं कैसे करे कर इसलिए है जब साथ तब क्यों श्रम कर पड़े। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो अंग्रेज उन्होंने किस तरह से चतुराई करके कर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अधिकारों के माध्यम से भारतीय संपत्ति को लूटते हैं। मैं और एक स्लाइड यहाँ पे बोलूंगी जिसमें हमारे जो कृषक थे वो किस तरह से निस्वार्थ भाव से परिश्रम किए जा रहे थे। वो कहते थे, वो भी कहते हैं कि बढ़ता रहा है रवि अनंत भूतल प्रवाह सा जल रहा है, चल रहा संग संग पवन जल से पसीना ढल रहा। देखो कृषक सूचित सुखाकर हल करवा के चला रहे, इस लोक से इस आंख में निज शरीर को जला रहे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गुप्त जी ने जो भारतीय कृषक थे, तत्कालीन जो कृषक थे ब्रिटिशकालीन, उनकी जो कड़ी मेहनत है, कठोर परिश्रम है, उनके बारे में उन्होंने उनके पीड़ा को अपने शब्दों के माध्यम से यहाँ पे अभिव्यक्त की है। इसी तरह से हम देखते हैं कि किस किसानों को अशिक्षित रखा गया, तो उस अशिक्षा पर भी कवि यहाँ पर चिंता व्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं है वे असभ्य तथा अशिक्षित उनके शब्द है जो भारत से सुविचार मानव को व्यक्त हैं, अपनी समुन्नति के उन्हें कोई उपाय न सकते हैं, अपना रहता है वे समझते कुछ है। जल्दी करना है मुझे, मैं एक दो पॉइंट और बताऊंगी। यहाँ पर कवि ने कृषक बधू यानी कि किसानों की स्त्रियां थी उनका जीवन किस तरह से चलता था, मेरी की जो उनकी क्रियाकलाप कैसे थे, उनकी पीड़ा कैसे थी, उनके बारे में भी लिखा है। कवि कहते हैं गोबर उठाती भागती न भोगती न आयास के, कृषि काटती नेती पड़ोगे मुक्ति है घास से, मेहनत सारे जितने और है शक्ति को संपन्न है तो भी जगाई नहीं कभी भरपेट पाती अन्य है। तो हम देखते थे वहाँ पर जो किसान भाई थे वे खेतों
और शरीर को स्वस्थ रहा करता था। लेकिन ब्रिटिश सन में हम क्या देखते हैं कि जो आधुनिक युग में भी हम देखते हैं जो गौ है उनकी संख्या घटते हैं, गौ उत्पादन भी कम हो रहा है। तो इसका बुरा प्रभाव हमारे भारतीय लोगों के मस्तिष्क और शारीरिक बल पर भी पड़ रहा है। कभी हमें कहते हैं अंतिम कभी कहते हैं कि समय चाहिए जो अब उस वक्त में जा सकता है यही चीज से विशुद्ध हृदय में हमें मिलता है। यह बात में दूसरे भरसा वाली चिंता नहीं पूर्वज हुए एवं यानी कि यहाँ पे कभी कहना चाह रहे थे आज का जो मनुष्य है, आज का जो भारतवासी है, वो शारीरिक रूप से दूध घी दही इन सब पौष्टिक आहार जो मिल रहा है क्यों, क्योंकि अब गाय पालन का वो हो रहा है, कम हो जाता है। तो इस तरह से कवि ने खुद काल में कृषि की आत्मनिर्भरता की बात करनी है। वर्तमान काल में ब्रिटिश उपनिवेशकालीन जो दुर्दशा की जमींदारी प्रथा और जो ब्रिटिशों की कर नीति उसकी वजह से उनकी जो आर्थिक दुर्दशा है उसके बारे में कहें। और भविष्य खंड में कवि ने कृषि में एक आशा बनाया कि तुम अभी जाओ और अपने देश में फिर से पहले की तरह आत्मनिर्भर को लोग वर्तमान समय में भी इस तरह के नारे देते हैं आत्मनिर्भर का नाम। धन्यवाद। मेरे शोध का विषय है मैत्रीशरण गुप्त के भारत भारती में राष्ट्रीय चेतना। अब मैं दो बातें बोलकर खत्म करूंगा क्योंकि इसके बाद ओंकारनाथ सर को सुनना भी है। कल उन्होंने जो भूमिका दी थी उसके बाद हमारी उत्सुकता एक तरह से बढ़ गई है कि सर क्या बोलेंगे। और भारत भारती तो विश्वविद्यालय के जब हम लोग MA कर रहे थे तब हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन पथिक एक तरह से छूट गया या यूँ कहें कि उसको उस तरह से नहीं पढ़ा गया जिस तरह से पढ़ा जाना चाहिए था। तो हमारे भीतर ये उत्सुकता है कि उनको सुनेंगे। बहरहाल मेरा जो विषय है राष्ट्रीय चेतना राष्ट्र की एकता, अखंडता और सामर्थ्य का परिचायक है और सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए अति आवश्यक है। किसी भी राष्ट्र की रचना, पहचान और अभ्युदय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका संबंधित राष्ट्रीय चेतना की ही होती है। यह उस देश में व्याप्त सक्रिय विविध प्रकार के चिंतन धाराओं, सांस्कृतिक गतिविधियों का एक पुंज कह सकते हैं इसको। इसके माध्यम से ही राष्ट्र के भीतर में गतिशीलता बनती है, लोग ज्यादा उन्नत होते हैं, ज्यादा सुचिंतित हो पाते हैं। राष्ट्रीयता एक सिरे से कहें तो हम लोग ये एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक धारणा है। किसी देश के लिए जो उनके वहाँ के जो निवासी होते हैं उनकी यह भावना और विश्वास है कि वे एक हैं। जब तक ये एकता का भाव ना आएगा उनके भीतर तब तक राष्ट्रीय विचारधारा या उसकी चिंतनधारा जो है एक तरह से होती है। तो राष्ट्र में सारे जो निवासी है एक होकर के अपने भविष्य के प्रति, उज्ज्वलतम भविष्य के प्रति जब दृढ़ संकल्पित होती है तो उसी का नाम राष्ट्रीयता है। इसी संदर्भ में अगर मैत्रीशरण गुप्त को हम लोग देखते हैं तो वो एक बहुत महान राष्ट्र कवि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। वे आधुनिक हिंदी काव्य क्षेत्र में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के प्रतिनिधि कवि के रूप में आते हैं। गुप्त जी के काव्य में व्यक्ति युगीन जो संदर्भ है उसको समझने के लिए उस समय की परिस्थितियों को स्मरण में लाना जरूरी है। उस समय की परिस्थितियां क्या थी। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासन द्वारा स्कूलों, कॉलेजों तथा ईसाई मिशनरियों के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान और धर्म दर्शन का से प्रहार हो रहा था। या यूँ कहें कि जो साम्राज्यवादी ताकतें थी वो निरंतर जो है हमारे चाहे उद्योग धंधों के बारे में कहा जाए, कुटीर उद्योग की बात करें या हमारे सांस्कृतिक विचारधारा की बात करें, हमारी आस्था कहें, सब पर जो है एक सिरे से वो चोट कर रहे थे। और इसी प्रकार मैत्रीशरण गुप्त ने पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के आक्रमण से सोई हुई या यूँ कहें उनके आक्रमण से परास्त हो गई भारतीय सांस्कृतिक चेतना को जगाया, उसे अपने अतीत को पहचानने के लिए एक तरह से विवश किया या वो सोच सामने रखे जिनके माध्यम से होते हुए वो अपने अतीत को जान पाए। जैसा कि इसके पहले चर्चा किया जा चुका है कि इनकी ये जो रचना है भारत भारती, इसको हम लोग एक तरह से इतिहास की स्मृति का आख्यान कर सकते हैं। देखिए, जो समाज या जो व्यक्ति अपने वर्तमान से इतिहास से कट जाता है वो उसका वर्तमान लहूलुहान होता है। ठीक है, इसीलिए जरूरी है कि सबसे पहले हम अपने इतिहास को जानें। माफ कीजिएगा, फोन आ जा रहा है।
तो गुप्त जी ने वर्तमान खंड में अपने समय के तमाम समस्याओं को उल्लेख किया है और वो कहीं न कहीं अतीत की स्थिति का ही एक तरह से परिणाम है। जो समस्याओं को हम अपने वर्तमान में झेल रहे हैं या देख पा रहे हैं, ठीक है, ये उसी का एक तरह से प्रतिफलन है। जनमानस में चेतना जागृत करने के लिए, वर्तमान दुर्दशा के कारणों को जानने के लिए गुप्त जी ने अतीत के वैभवशाली भारत का चित्र अपनी कविताओं के द्वारा प्रस्तुत किया है। उनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। इसमें जो है हम कौन थे, इसके भीतर में वो एक गौरवानुभूति एक तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली रहा है। क्या हो गए में चिंता को व्यक्त कर रहे हैं कि हमारी दुर्दशा एक तरह से क्या किस गति को जा रही है और कितना नीचे हम गिरेंगे, कितने रसातल में जाएंगे और उसके बाद क्या होंगे अभी। एक तरह से ये एक पुंज जागृत करता है, एक आशा की किरण जगाता है कि हमारे पास अभी भी समय है। अगर अभी हम चेत जाते हैं तो इसके बाद हमारा जो भविष्य है वो शायद थोड़ा बहुत बेहतर बन पाएगा। अभी कल ही चर्चा हो रही थी, दीदी ने भी कहा था कि वो एक चिकित्सक के भांति जो है हमारे सामने आते हैं। मतलब वो समस्याओं को केवल हमारे सामने रखते नहीं है, बल्कि उसका समाधान भी हमारे सामने वो लेकर के आते हैं। इसमें वो सबसे जरूरी जो है शिक्षा को मानते हैं। जब तक भारतीय जनमानस जो है शिक्षित नहीं होंगे, तब तक जो है यह संभव नहीं है कि वो राष्ट्रीय एकता को वो समझ पाए या अखंड बना पाए अपने भारत को। उन्होंने देश में शिक्षा की स्थिति और शिक्षा से ही देश को उन्नति मतलब दिलाया जा सकता है। इस पर उन्होंने लिखा है, सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। शिक्षा बिना ही पड़े रहे हैं आज हम सब देश में। शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है। शिक्षा बिना कल्याण की आशा विश्वास मात्र है। और इस शिक्षा के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब अभी फिर कल चर्चा हो रही थी स्त्री विमर्श को लेकर के कि महर्षि गुप्त ने स्त्री को उसका मतलब वो सम्मान दिया है जो कि उस समय उसको प्राप्त नहीं था। अपने साहित्य में उन्होंने स्त्री को भी मतलब सब सम्मान जो है उन्होंने स्थान दिया है। और शिक्षा के लिए वो केवल पुरुषों के लिए नहीं बल्कि स्त्रियों को भी वो शिक्षा में सहभागी वो मानते हैं कि स्त्रियों को भी शिक्षित करना अनिवार्य है। स्त्री शिक्षा की अनिवार्यता को लेकर उन्होंने कहा है, विद्या हमारी भी न तब तक काम में कुछ आएगी, अर्धांगिनियों को भी सुशिक्षा की न जब तक जाएगी। यहाँ वो एक शब्द जो है गहरा प्रभाव के साथ बोल रहे हैं, अर्धांगिनी अर्थात पत्नी को लेकर के वो बोल रहे हैं। तो वो केवल स्त्री शिक्षा भी, वो भी पत्नी, मतलब एक परिवार जो है पूरा का पूरा शिक्षित हो सके, इस और जो है वो ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं। तो समग्रता मैं समेट ले रहा हूँ। वो जिस तरह से मतलब अपने भारत भारतीय रचना में वो न केवल अतीत का गौरवगान कर रहे हैं, वर्तमान की चिंता भी उन्होंने प्रकट की है और साथ ही भविष्योन्मुखी विचार उन्होंने प्रस्तुत किया है कि हमारा जो अवस्था अभी है उससे हम और कैसे बेहतर बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी कुछ बातें हो चुकी है। सबसे पहले मैं अपनी गुरुओं का नमन करती हूँ। आदरणीय गुरुजन, मंचस्थ एवं सभा में उपस्थित बच्चन, मेरे अग्रज, मेरे अनुज और छात्रों, आप सभी को मेरा सादर नमन। कल बातों में थी भारत भारती और प्रतीक थी, यानी कि भारत भारती उसकी अगली कड़ी के रूप में स्वीकार किया गया प्रतीक। मैं उसकी पिछली कड़ी के रूप में बात करूंगी। उसकी पिछली कड़ी, क्योंकि कोई भी रचना, कोई भी साहित्यकार अचानक से कोई विचारधारा हो सकती है। कुछ भी साहित्य में हो, समाज में हो, इतिहास में हो, दर्शन में, कहीं भी कुछ भी, और विज्ञान में कुछ भी अचानक से नहीं आता। और जो कुछ आता है वो अपनी पिछली कड़ी का अगला पड़ाव होता है। तो मैं उसकी पिछली कड़ी के रूप में भारत दूरदर्शन नाटक है। भारत भारती में भविष्य है, अतीत है और वर्तमान है। भारत दूरदर्शन में अतीत और वर्तमान, भारतीय इन दोनों पर बात करते हैं। मैं विषय के डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि भारत दूरदर्शन जितना भी है सभी जानते हैं, बस मैं इस तरफ ध्यान खींचना चाह रही थी। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति किसी युग में जन्म लेता है, जिस भी समय जिस परिवेश में वो अपनी आंखें खोलता है, जिसमें उसका बचपन बीतता है,
जिसमें वो युवा होता है, वो अगर व्यक्ति बौद्धिक है, उसमें चेतना है, तो वो समय उसको आवंटित करता है, उसके भीतर उद्वेलन पैदा करता है, वो सोया नहीं रह सकता है। और बुद्ध जी के साथ भी यही हुआ। जो उनकी युवावस्था थी, उन्होंने अपने समाज को देखा, भारत का परिवेश देखा और उस वर्तमान परिवेश को देखते हुए वो अतीत की तरफ चलते। अतीत कैसा था, इसका जिक्र बहुत बार हो चुका है। अतीत की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं और भविष्य की बात करते हैं। मैं अपनी बात को हम ही नहीं जा रही हूँ, हालांकि मैंने मैं बात करूंगी वो जब देश की बात करते हैं तो देश की सबसे छोटी इकाई परिवार की तरफ जाती है और देश की सबसे बड़ी इकाई विश्व की तरफ जाती है। यानी कि द्विवेदी जी जब बात कर रहे हैं देश की, तो देश के साथ साथ में देश की सबसे छोटी इकाई परिवार का भी ध्यान भीतर आता है, परिवार का भी जिक्र करते हैं और उसके बाद वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। यानी कि इतने ज्यादा वो जागृत थे, अपने समय को लेकर इतने विवेकवान थे। दूसरी चीज, जब मैंने भारतवासी हाथ में उठाई पढ़ने के लिए, भारतवासी को हालांकि मैं बोलूंगी कि 1 या 2 पेज या 3 पेज मैंने पढ़ा होगा। उसको पढ़ने के बाद राहुल संकृत्यान जी की एक बात मेरे दिमाग में है, जो आप कथा पढ़ते थे मेरे दिमाग में, मतलब उनको मैंने पढ़ा था। राहुल संकृत्यान जी ने कहा था कि जब हम इतिहास को साहित्य में रखते हैं तो ध्यान ये होना चाहिए कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हम अपने पाठकों को साहित्य के जरिए जो ज्ञान देते हैं, अगर इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं तो एक गलत धारणा समाज में फैल जाती है, क्योंकि इतिहास से ज्यादा साहित्य का प्रभाव जनमानस पर पड़ता है। तो ये मुझे पहली बात याद आई। और दूसरी बात यह है कि मेरी अज्ञानता, जब मैंने प्रेमचंद को पढ़ा था तो यही जानती थी, जैसे छोटी सी कविता चिड़िया, एक छोटी सी चिड़िया वो जब पढ़ने में होती है तो बच्चा समझता है इतनी बड़ी दुनिया है। फिर जब घोंसले में आती तो सोचती है बस इतनी ही बड़ी दुनिया। कविता मुझे याद है लेकिन इसका अवसर नहीं है। जब वो पेड़ पे उड़ती है तो सोचती दुनिया इतनी बड़ी होती है, जब वो आसमान में उड़ती है तो उसे लगता है दुनिया बहुत बड़ी है। तो जब मैंने भारतवासी उठाया तो मैंने पढ़ना शुरू किया, उसमें विषय की जितनी विविधता है, उसके बाद एक विषय मुझे ऐसा मिला, 4 पंक्तियां ही उन्होंने उसमें लिखी है, अनमेल विवाह। हम लोग यही जानते थे, मैं अपनी बात करूं तो मैं यही जानती थी कि प्रेमचंद जी वो पहले रचनाकार हैं जिन्होंने साहित्य में अनमेल विवाह को उठाया था। लेकिन मुझे पता चला कि भारत भारती में मैथिली शरण गुप्त जी उस बात को उठा रही थी। तो ये मेरे लिए एक नया अनुभव था। भविष्य की बात जब करते हैं गुप्त जी, तो भविष्य की बात करते थे, कहाँ तक पहुंचे, क्या थे, क्या है और कहाँ तक पहुंचे। भविष्य की बात करते हुए कहते हैं कि हमारा जितना पतन होना था वो हो चुका, यानी कि जैसी अमावस पूर्णिमा थी वैसी ही अमावस्या हो चुकी। अब क्या है, इसके बाद क्या करना है, क्या हमारा इससे ज्यादा पतन होगा? अगर इससे ज्यादा पतन है तो निश्चय ही वो विनाश का कारण होगा, और इससे ज्यादा पतन हो नहीं सकता। द्विवेदी जी इस बात को कहते हैं क्योंकि जैसी पूर्णिमा की, यानी कि हमारा अतीत जितना समृद्धशाली था, हमारा वर्तमान उस समस्या को झेल रहा है। इसलिए अब इससे ज्यादा पतन देश का नहीं हो सकता है। और इसके बाद वो उद्बोधन गीत है भारतवासी, वो कहते हैं कि अब हमको क्या करना है। सबसे बड़ी समस्या है अशिक्षा और अहंकार। हमें अशिक्षा से लड़ना है, अहंकार से लड़ना है, हमारे बीच जो ईर्ष्या, द्वेष, मनमुटाव, ये सारे भाव हैं, इनसे लड़ना है, क्योंकि इनके बिना देश को आजादी नहीं मिल सकती है। क्योंकि प्लेग जैसी महामारी, बमखम आंदोलन, ये गुप्त जी ने देखा था अपनी युवावस्था में, और उसके बाद भारत भारती की रचना हुई है। तो गुप्त जी इस अपने अनुभव के जरिए कहते हैं कि अगर हमको देश को आजाद करना है तो हमको भाईचारे के साथ ही आगे बढ़ना होगा। और भारत भारती पाठकों को समर्पित करते हुए कहते हैं कि इसको गंधहीन, परागहीन पुष्प ना समझे, बल्कि इसको आप, इसमें आपका और हमारा सबका भाग है, इसलिए हमको इसको स्वीकार करना होगा। मानवता और राष्ट्रीयता ये उनके अंतःकरण के राग हैं, इसलिए उनकी रचनाओं में मानवता, मानव के प्रति प्रेम, भाईचारा और राष्ट्रीयता ये उनकी रचनाओं में कटिबद्धता के रूप में
उन्होंने इसको समर्पित किया है और वो पूरे जीवन की कोई भी रचना उनका लेखन पहली रचना से लेकर अंतिम रचना तक देश और समाज ये उनके लेखन के चिंतन के केंद्र में है। मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जिन लोगों के किसी भी तरह के सहयोग से आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, जिनके भी किसी भी तरह के सहयोग से ये संगोष्ठी आयोजित हुई है, मैं उन सभी के प्रति अपना अभिवादन